अभी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। पार्ट 1 में हमने E1 एंड E0 की एक्सप्रेशन देख ली थी। लोकल फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे थे, जिसके लिए हमने 4 काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को फाइंड आउट करना था, जिसमें E0 एंड E1 को हमने कैलकुलेट कर लिया था। E0 इज़ द अप्लाइड फील्ड, जिसको हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ मैक्सवेल फील्ड या फिर एवरेज फील्ड विच इज़ E, और पोलराइजेशन की फॉर्म में भी किया। और E1 की एक्सप्रेशन हमने फाइंड की विच इज़ डीपोलराइजिंग फील्ड। और अभी हम E2 की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैन E3 एंड देन हम टोटल फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में। तो लॉरेंस फील्ड हमने देखा था कि लॉरेंस फील्ड के लिए अगर मैं एक सिंपल यहाँ पे हम फिगर बनाएं तो नो, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए थे, ठीक है। इस तरह की सिंपल वैसे जो फिगर आपने बनानी है वो ऐसे आप बना सकते हो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करने के लिए एक डिटेल्ड बनाई थी, जिसमें मैंने क्योंकि आपको बता रही थी कि किस तरह से सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए उसमें डिटेल्ड सब कुछ था। वरना आप ये एक सिंपल सी डायग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ पे सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे और यहाँ पे ऐसे नेगेटिव। और लेट्स से हम ये सेंटर पे जो डाइपोल है उस पर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या फोर्स उस पर एक्ट होगी या समथिंग लाइक दैट। और ये लॉरेंस स्फीयर है जिसका रेडियस हमने लिया है कि R है, और ये E0 फील्ड जो है अप्लाई हो रही है। और हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं E2 फील्ड, और उसके लिए हम इस स्फीयर को अलग से बनाते हैं। और E2 फील्ड E1 फील्ड जैसी ही है, लेकिन इसमें हम ये कहेंगे कि इसकी स्फेरिकल शेप है। तो E2 फील्ड या लॉरेंस फील्ड इज़ अ फील्ड generated as a result of induced surface bound charges या induced polarized charges on the surface of a लॉरेंस स्फीयर के सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज आता है ड्यू टू पोलराइजेशन, उससे जो फील्ड जनरेट होती है उसको हम लॉरेंस फील्ड कहते हैं, और वो E2 है। एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड इन जनरल। तो यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि लेट्स से ये सेंटर मोस्ट पे एक टेस्ट चार्ज मौजूद है, क्योंकि हम सेंटर पे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। बाद में ये टेस्ट चार्ज की पोजीशन भी ख़त्म हो जाएगी, मतलब किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं ये फिर डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो यहाँ पे सरफेस पे जनरेट हुई है उसका क्या इफ़ेक्ट है डाइपोल पे, जो कि इस स्फीयर के अंदर है। तो इसलिए स्फीयर के अंदर हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस फील्ड को, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज इसलिए हमने इसके अंदर लिया है, बाहर नहीं लिया। अगर वो आउटसाइड आप कंसिडर करते हो ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होती है, इनसाइड के लिए डिफरेंट होती है। कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप आउटसाइड देख रहे हो तो वो डिफरेंट वैल्यू आती है, इनसाइड डिफरेंट आती है। तो इनसाइड के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि डाइपोल भी या एटम भी उसके अंदर ही है, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम एक सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, रिंग की फॉर्म में, ओके। ये रिंग है, हमने ये सरफेस एलिमेंट ले लिया है DA, ठीक है। और क्योंकि ये स्फीयर है ना, तो सरफेस अगर स्फीयर है तो अगर मैं जो बाउंड्रीज़ होती हैं, सरफेस क्या है, बाउंड्रीज़। स्फीयर की प्रॉपर्टी क्या है कि सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस हर बार क्या होगा, वो R ही होगा, अगर वो स्फीयर के बाउंड्री तक जा रहा है। अगर बाउंड्री से पहले तक आप कर रहे हो तो वो नहीं होगा, ऑब्वियसली वो रेडियस से कम ही होगा। लेकिन क्योंकि ये सरफेस पे हमने पैच लिया है ना, ठीक है, ये सरफेस पे हमने पैच लिया है, तो ये रेडियस, इस पॉइंट का भी रेडियस R ही होगा और इस पॉइंट का रेडियस भी R ही होगा, ये भी और ये भी। एक बहुत थिन स्ट्रिप मैंने बना ली है, थोड़ी बड़ी बना देती तो देखने में आसानी हो जाती। ये मैं थोड़ी बड़ी स्ट्रिप बना देती हूँ, ये और ये, तो ये ठीक है। इन दोनों जो लाइंस हैं उनका जो रेडियस डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर इज़ R, ठीक है, दोनों का R है। एंगल क्या हो जाएगा, ये पहली वाली जो स्ट्रिप है, लाइन है, उसका एंगल थीटा हो जाएगा, ओके। और ये जो दूसरी स्ट्रिप है, ये हम पोलर एंगल यहाँ पे अब ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरी जो स्ट्रिप है वो क्या हो जाएगा, उसका एंगल थीटा प्लस D थीटा, क्योंकि थोड़ी सी ही एंगुलर डिस्टेंस पे है ना, इतना सा एंगल ट्रैवल करने के बाद ये आ रही है, तो थीटा प्लस D थीटा, सच दैट कि ये वाली जो लेंथ है एंगल की फॉर्म में वो क्या हो जाएगी, D थीटा हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस जब हम फाइंड करेंगे ना, थीटा प्लस D थीटा माइनस थीटा, तो ये कैंसिल D थीटा, ये इन दोनों में जो एंगल का डिफरेंस है वो D थीटा हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है
वो लेट्स से हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और इसी के अलोंग जो है इंसिडेंट फील्ड थी। ओके ओके, सो ये यहाँ तक हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब यहाँ इस पैच पे जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं सरफेस पे, ये सरफेस की बात हो रही है, इस पे जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं वो इस टेस्ट चार्ज पे क्यों हमने एम कोई टेस्ट चार्ज ले लिया है, या बाद में हम इसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसमें फोर्सेस के थ्रू हम ये कर रहे हैं ना, और ये ट्रीटमेंट थोड़ा इजी हो जाता है। अगर फोर्सेस ले लें तो मे बी अदरवाइज़ भी ठीक ही रहे, लेकिन है तो ये सेंटर, हाँ, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा और ये फोर्स लगाएगा ऐसे, ओके, रेडियल डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएगा, ओके, और इसको लेट्स से मैं एफ आर का नाम दे देती हूँ। और वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बनेगी वो उसका थीटा कॉस थीटा कंपोनेंट बनेगा। और फोर्स का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा वो उसका एक्स कंपोनेंट बनता है। दैट के यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स जो है दैट विल कम आउट टू बी एफ आर कॉस थीटा, ठीक है। और फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड बाय दैट सरफेस एलिमेंट ऑन दैट चार्ज, टेस्ट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, वो ये हो जाएगी, ठीक है। एफ आर हम देखेंगे कि क्या होगी। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सरफेस चार्ज इंड्यूस हुआ है वो किसके इक्वल है। और ये ईएमटी में हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर हम उस पर चार्ज देखना चाहते हैं कि वो क्या हो जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर बाउंड चार्ज डेंसिटी वो इक्वल होती है चार्ज ओवर एरिया। तो यहाँ पे डिफरेंशियल एरिया क्योंकि हम ले रहे हैं ना डिफरेंशियल एरिया, इसलिए डी ए ले लेते हैं। तो ये फिर हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा, सरफेस डेंसिटी टाइम्स डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो किसके इक्वल होती है, रो बी, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू पी डॉट एन हैट, ठीक है। पी और एन का ये डॉट प्रोडक्ट होता है विच इज़ पी कॉस थीटा। तो ये पी कॉस थीटा मीन्स नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन जो है दैट गिव्स अस द सरफेस चार्ज डेंसिटी पोलराइज्ड, जो यहाँ पे पोलराइजेशन हुई है सरफेस पे, उसमें जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी जो डेंसिटी है वो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन की इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि सरफेस पे इंड्यूस हुआ है दैट विल बी इक्वल्स टू पी कॉस थीटा टाइम्स डी ए, ठीक। तो अभी नेक्स्ट ऑन ये हमने ये एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर ली है, ये मेन यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम ये वाली मेन इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, एफ आर फोर्स का फॉर्मूला विच इज़ इक्वल्स टू टेस्ट चार्ज जिस पे फोर्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर इन जनरल लिखें तो वो क्या होता है Q1 Q2 ओवर 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर, इन जनरल ये होगा। तो अब इसमें चार्जेस लिखते हैं, एक है टेस्ट चार्ज जो Q है, दूसरा है Q2 विच इज़ द सरफेस चार्ज, ये वाला सरफेस चार्ज इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो कि है पी कॉस थीटा डी ए। तो पी कॉस थीटा डी ए उसकी जगह लिखेंगे Q2 की जगह, और यहाँ पे 4 पाई ई नॉट एज इट इज़, और आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q2 चार्ज एंड Q1 चार्ज। तो Q1 चार्ज है सेंटर पे और ये Q2 चार्ज है सरफेस पे, तो ये क्योंकि स्फीयर है तो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आर ही है, तो यहाँ पे आर स्क्वेयर ही रहेगा, ठीक है। और इसका हमने अब एफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, ये वैसे डिफरेंशियल की फॉर्म में ही फोर्सेस हैं क्योंकि ये डिफरेंशियल एक एलिमेंट का फोर्स का कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, सारों का फिर अभी इंटीग्रेट होगा, तो वो डी क्यू पी कॉस थीटा डी ए बाई 4 पाई ई नॉट आर स्क्वेयर टाइम्स कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये है डी एफ आर और ये है कॉस थीटा, डी डी लिख देते हैं, ओके, क्योंकि ये डिफरेंशियल एलिमेंट का फोर्स है ना ऑन द टेस्ट चार्ज, तो इसलिए डिफरेंशियल फोर्सेस ही लिखनी है। तो ये हमें यहाँ तक फॉर्मूला मिल चुका है। और नेक्स्ट ऑन क्यू पी कॉस स्क्वेयर थीटा हो गया डी ए डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नॉट आर स्क्वेयर, ये डी एफ एक्स। अब हमें डी ए फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो किसके इक्वल है, बाद में हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो डी ए यहाँ से हमें पता चलेगा डिफरेंशियल एलिमेंट है जिसमें, और ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम ले रहे हैं, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर एरिया आपको फाइंड आउट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस डिफरेंशियल एरिया में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में 3
होते हैं हमारे पास वेरिएबल आर, थीटा एंड फाई होते हैं, ठीक है। अगर एरिया आपको फाइंड आउट करना है ना, डिफरेंशियल एरिया के क्या बनना है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है पहले कि जो आपने सैम्पल एरिया लिया है डिफरेंशियल एरिया, उसमें कांस्टेंट कौन सा वेरिएबल रह रहा है। तो ये डिफरेंशियल एरिया जो हमने सरफेस पे लिया है ना, सरफेस पे रेडियस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो रेडियस कांस्टेंट है तो इट मीन्स कि रेडियस का डिफरेंशियल नहीं आएगा एरिया में, इन दोनों का आ जाएगा। बाकी जो दो कोऑर्डिनेट्स रह जाते हैं उनका आ जाता है। तो डी ए जो है दैट विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ थीटा, और थीटा का जो डिफरेंशियल होता है ना डी एल फाई पे मैं लिख देती हूँ, और डी एल थीटा ये ऐसा ही है जैसे डी एक्स डी वाई डी ए के इक्वल होता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों की डिफरेंशियल, इन दोनों की डिफरेंशियल फाई का डिफरेंशियल इक्वल होता है आर डी फाई के, ठीक है। और थीटा का डिफरेंशियल इक्वल होता है आर साइन थीटा डी थीटा के। तो मल्टीप्लाई करें तो ये आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई बनता है। तो ये डिफरेंशियल एरिया हमने जो यहाँ पे लिखा था, फाइंड किया था मैंने, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लिया है। और नेक्स्ट स्टेप में हम अब ये देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिप है हमने ये पूरे स्फीयर पे ली हुई है, ठीक है, कंप्लीट स्फीयर पे। ऐसा नहीं है कि ये हमने क्वार्टर ली हो, क्वार्टर स्फीयर पे ली हो, बल्कि हमने ये पूरे के पूरे स्फीयर पे, ठीक है, ली है। तो इसमें जो एंगल्स जो कवर हुए हैं ना दोनों थीटा और फाई के, वो मैक्सिमम जितनी भी रेंज इनकी है उतने ही कवर हुए हैं। तो इनमें जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम यूज़ करेंगे ना, तो थीटा के लिए हम 0 to 2 पाई करेंगे, जो इसकी मैक्सिमम रेंज होती है थीटा के लिए, और फाई की हम 0 to 2 पाई ही लेंगे, ठीक है। तो अभी ये डी ए मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, और डी एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा क्यू पी कॉस स्क्वेयर थीटा 4 पाई ई नॉट आर स्क्वेयर, डी ए की जगह आ जाएगा आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। ओके सो ये आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। और अब अगर दोनों साइड पे इंटीग्रेशन भी लगा दें, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंशियल्स हैं तो इस पर 2 इंटीग्रेशंस आएंगी। यहाँ पे एफ एक्स इंटीग्रेट होके आ जाएगा, और यहाँ पे क्यू पी बाहर आ जाएगा एज कांस्टेंट, 4 पाई ई नॉट भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा डी थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑन डी फाई। इसकी लिमिट थीटा वाली हो जाएगी 0 to पाई, और फाई वाली हो जाएगी 0 to 2 पाई, ठीक है। तो ये जो डी फाई वाला है ये इंटीग्रेट होके आ जाएगा, डी फाई वाला आ जाएगा फाई ही, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा, जो कि 2 पाई ही आ जाता है, ठीक है। तो इसकी जगह 2 पाई ही आ जाएगा, जो यहाँ पे हम यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई, ठीक है। तो ये पाई पाई कैंसिल, ये 2 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो सच दैट क्यू पी बाई 2 ई नॉट अभी तक आ चुका है। ये इंटीग्रेशन में करती हूँ और फिर यहाँ पे हम इसका फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। ये है 0 to पाई कॉस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अगर पावर आ रही है यहाँ पे, किसके ऊपर पावर आ रही है, कॉस थीटा की होल स्क्वायर आ रही है। तो पावर के इनर टर्म का डेरिवेटिव साथ में बन रहा हो ना, तो पावर रूल लग जाता होता है, ठीक है, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लग जाता है। तो पावर के अंदर क्या है, कॉस थीटा, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो साथ में साइन थीटा मौजूद है, माइनस चाहिए तो हम क्या करते हैं कि बाहर भी माइनस कर देते हैं और इधर अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सच दैट माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, न्यूट्रलाइज रहेगी सिचुएशन। इनर टर्म का डेरिवेटिव साथ बन रहा है, तो अब इस चीज़ पे पावर रूल लग जाएगा और ये वाली चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएगी फॉर्मूला में। तो ये कॉस थीटा है, ठीक है, इसकी पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई हो जाएगा। यहाँ पे ये इंटीग्रल के बाद नेगेटिव साइन भी था, जो मैंने अभी नहीं मेंशन किया, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद मैं मेंशन कर दूँगी। सो डोंट वरी, आप इसके साथ नेगेटिव साइन ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो जो बाहर था ना वो वाला इसमें आता है, तो वो मैं नेक्स्ट में कर दूँगी। ये मैं फ्यूचर से आके आपको बता, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और 0 to पाई तक लिमिट 1/3 बाहर ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉस ऑफ पाई का क्यूब माइनस कॉस ऑफ 0 का होल क्यूब, ठीक हो गया। और ये 1/3 कॉस पाई होता है -1 की पावर 3 हो जाएगा, ये -1 होता है कॉस पाई, और कॉस 0 होता है 1 का क्यूब। फिर 1/3 -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आंसर आता है, -1 का क्यूब 1 ही आता है, तो ये -2 हो गया। तो ये आंसर आ जाता है -2/3, ओके। तो वो -2/3 उसका रिज़ल्ट आया है, तो ये -2/3 इधर लिखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ना ये पहले से बाहर माइनस था ना, तो ये पहले बाहर से जो माइनस था वो मैंने लिखा ही नहीं,
तो ये यहाँ पे माइनस बाहर आएगा सच दैट ये माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लस 2/3 पुट करना है, 2 और 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा QP/3E0। ये आ गई है फोर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है F/Q, ठीक है। तो E2 फील्ड जो कि लॉरेंट्ज़ फील्ड है दैट विल बी इक्वल्स टू F जो कि हमें मिला है एज QP/3E0 डिवाइडेड बाई Q डिवीजन में आएगा, Q एंड Q कैंसिल, तो P/3E0 हमारे पास लॉरेंट्ज़ फील्ड आ चुकी है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर स्फेरिकल शेप है तो सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंड्यूस होती है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अगर स्फेरिकल शेप है तो वो P/3E0 ही होती है। तो यहाँ पे हमें लॉरेंट्ज़ फील्ड मिल चुकी है दैट इज़ इक्वल्स टू E2 इज़ इक्वल्स टू P/3E0। तो E1 हमने फाइंड आउट की थी, E0 भी फाइंड आउट की है, E2 भी मिल चुकी है अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं E3, ठीक है। और E3 के बाद हमें सब कुछ मिल जाएगा। सो लास्ट वन इज़ फील्ड ऑफ डाइपोल्स इनसाइड कैविटी विच इज़ E3, ठीक है। जो कि कैविटी इज़ वही लॉरेंट्ज़ स्फीयर जो है, लॉरेंट्ज़ स्फीयर के अंदर जो डाइपोल्स थे उनकी वजह से जो नेट फील्ड बन रही थी वो E3 थी और वो हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने फाइंड आउट किया था कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन क्या होती है, और ये हमने सबसे पहली वीडियो जो हमने देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स उसमें कैलकुलेट किया था और वो एक्सप्रेशन इसके इक्वल था, ओके ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल था। तो अभी हम कुछ अजम्पशंस करने जा रहे हैं और उन अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे और जानेंगे कि मतलब क्या होगी इसकी एक्सप्रेशन। और हम ये अजम्पशन लेते हैं कि लेट्स से जो पोलराइजेशन हुई है वो Z डायरेक्शन में हुई है सच दैट कि हमारे पास ये आ जाएगा P मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाएगी Z के अलोंग, ठीक है। लेट्स से पोलराइजेशन इज़ अलोंग Z एक्सिस सच दैट कि ये हमारे डाइपोल्स, लेट्स से डाइपोल्स जो हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल जो है वो Z एक्सिस के अलोंग है। तो एक्सिस ऑफ डाइपोल मींस ये ऐसे हमने देखा था डाइपोल्स की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, तो वो लेट्स से इस डायरेक्शन में है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये P की जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं। R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर विच इज़ इक्वल्स टू XI हैट प्लस YJ हैट प्लस ZK हैट, ठीक है। तो अगर मैं P.R फाइंड आउट करूँ अब, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा PK हैट डॉट XI हैट प्लस YJ हैट प्लस ZK हैट, ठीक हो गया। डॉट प्रोडक्ट है तो ये सिर्फ जो K वाला है उसके साथ ऑपरेट करेगा, बाकी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये P इंटू Z हो जाएगा, PZ K हैट डॉट K हैट 1 होता है तो PZ इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम इस केस के अंडर यहाँ पे PZ लिख सकते हैं। और तो ये हमारे पास आ जाएगा E ऑफ R इक्वल्स P.R की जगह हम लिख देंगे PZ, ठीक है। R वेक्टर एज इट इज़ माइनस R स्क्वेयर P वेक्टर की जगह P और K हैट लिख देंगे, ओके। और डिवाइडेड बाय 4/E0 R5 एज इट इज़। और अगर हम इसका Z कंपोनेंट लेना चाहें E का, तो अगर हम इसका Z कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो ये हम वेक्टर्स में, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ Z कंपोनेंट ले लेंगे दैट विल बी ZK हैट, ठीक है। ये इसका Z कंपोनेंट ले लेंगे R स्क्वेयर एज इट इज़ PK हैट डिवाइडेड बाय 4/E0 R5। और अगर हम वेक्टर से मैग्नीट्यूड लाना चाहें तो ये K हैट वाला यूनिट वेक्टर कॉमन अगर ले लिया जाए ये PZ स्क्वेयर हो जाएगा ना, माइनस R स्क्वेयर PK हैट डिवीजन बाय 4/E0 R5। K हैट अगर वेक्टर ख़त्म करना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर हम ख़त्म कर दें तो ये जो है ये इसका बन जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो कॉमन भी आ गया था तो वो ख़त्म हो गया, तो ये हमें मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। Z डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू दीज डाइपोल्स। और अगर जो नेक्स्ट ऑन के अगर जो लैटिस है, ठीक है, एटम्स जो इस कैविटी के अंदर अरेंज हुए होंगे वो लैटिस फॉर्म में हो रहे होंगे, उनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा उनके अरेंजमेंट का, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से कैसे अरेंज्ड है ये मैटर करता होता है कि उनके डाइपोल्स कैसे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, फील्ड्स कैसे कैंसिल आउट करेंगे अगर वो क्यूबिकल फॉर्म में अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो इसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ओके। और हेक्सागोनल हैं या मोनोक्लिनिक है, किस फॉर्म में वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट से अरेंज्ड है दैट मैटर्स। और इसी से ये होता है कि कैसे फील्ड वेक्टर्स इनके एक दूसरे के
कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि हर एक एटम एक डाइपोल है ना, हर एक एटम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, तो ये सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्या करेंगे ये फिर आगे मैटर करता है। अब ये एक एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम बहुत सारे डाइपोल्स ले लें और उनके लिए क्या हो जाएगा, हम ये पी आई जी आई स्क्वेयर ले लेंगे माइनस आर आई स्क्वेयर पी आई, सारे ith एटम के ले लेंगे और उनको अगर सम अप कर दें तो हमें नेट फील्ड मिल जाएगी। ओके, तो ये एक एटम की थी, और अगर सब एटम्स की सम अप कर दें तो हमें सब एटम्स की ये मिल जाएगी, जितने भी एटम्स उसमें आ रहे होंगे, और ये नेट फील्ड उनकी मिल जाएगी। और अगर ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है ना, तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर में ये जैसे ये अगर इन दोनों के मैं एलसीएम सेपरेट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ई ऑफ जी इक्वल्स ये आई पे समेशन है पाई पी आई जी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नॉट आर आई 5 है माइनस आर आई स्क्वेयर पी आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नॉट आर आई 5 है। ठीक है, तो अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये आर आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर आई 5 जो है, इसको हम अगर तोड़ के लिखें तो ये क्या होगा, एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर प्लस जी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर आई 5। ठीक है, एक्स आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर आई 5, इन सब के एलसीएम्स को सेपरेट करेंगे। मैं ये वाला जो है ना आर आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर आई 5, ये मैंने इधर लिखा है, ये वाला तो एज इट इज़ ही है। अच्छा, इसके साथ 3 भी था ना, हाँ इसके साथ 3 भी आता है यहाँ पे, सॉरी टाइम पे मुझे ओके इसके साथ 3 भी है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। तो ये इनके एलसीएम अगर मैं सेपरेट करूँ, इनके ये पोजीशन वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इन तीनों का स्क्वायर और उनको ऐड कर देना। तो ये तो अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये तीनों समेशंस जो हैं, ये एक्स आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर आई 5 ये इक्वल होता है वाई आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर आई 5, ये इक्वल होता है जी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर आई 5। मतलब तीनों डायमेंशंस में जो बिहेवियर है वो सिमिलर होता है, क्योंकि तीनों डायमेंशंस बिल्कुल सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे क्यूब होता है, क्यूब में तीनों लेंथ्स भी इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स भी सेम होते हैं, तो तीनों जो साइड्स हैं, तीनों जो डायमेंशंस हैं वो इक्वली बिहेव कर रही होती हैं। तमाम एटम्स जो हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, सच दैट उन सब की फील्ड्स जो है कैंसिल आउट हो जाती है, और जो डायपोल्स की वजह से कैविटी के अंदर डायपोल्स की वजह से फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाती है अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। जबकि मोनोक्लिनिक ये सारे जो हैं उनमें साइड लेंथ्स डिफरेंट हैं। ठीक है, कुछ हैं जिनमें एक दूसरे के एंगल में ये तो परपेंडिकुलर है ना तीनों, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें लेंस जो हैं वो कुछ एंगल में एटम एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, तो उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें नेट फील्ड बनती है। लेकिन अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो सारे कैंसिल आउट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम देखेंगे होगा, तो ये तीनों इक्वल होती हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक अगर या सिमेट्रिक अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यहाँ पे हम ये क्या लिख देंगे कि ये तीनों इक्वल है ना, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पे भी जी आई स्क्वेयर था ना इसलिए मैं जी में रखना चाहती हूँ कि आर आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर आई 5। अगर ये चीज़ पुट की जाए तीनों, इन दोनों की जगह हम यहाँ पे जी आई स्क्वेयर बाई आर आई 5 पुट कर दें, क्योंकि तीनों इक्वल ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा जी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर आई 5 प्लस जी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर आई 5, इन दोनों की जगह मैंने पुट किया प्लस जी आई स्क्वेयर आर आई 5, जो कि हो जाएगा 3 जी आई स्क्वेयर आर आई 5। तो ये जहाँ पे आर है ना उसकी जगह हम 3 जी आई स्क्वेयर आर आई 5 पुट कर देते हैं। ये कहाँ पे था, ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे ही मैं अगर ये करूँ समेशन, अच्छा ये दोनों के साथ है 3 पी आई जी आई स्क्वेयर 4 पाई ई नॉट आर आई 5 है, और ये माइनस यहाँ पे हर जगह पी आई पहले से मौजूद था 4 पाई ई नॉट, ये आर आई स्क्वेयर बाई आर आई 5 की वैल्यू भी पुट की हमने फाइंड आउट की है, विच इज़ 3 जी आई स्क्वेयर बाई आर आई 5 फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो गई हैं, 3 पी आई जी आई स्क्वेयर, ये भी 3 पी आई जी आई स्क्वेयर न्यूमरेटर में 4 पाई नॉट आर आई 5 4 पाई नॉट आर आई 5 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये जो नेट फील्ड बनेगी वो 0 हो जाएगी, विच इज़ द थर्ड फील्ड जो है वो 0 हो जाएगी इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिक, या फिर सिमेट्रिक अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये फील्ड्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। ओके, तो अब हम नेट फील्ड फाइंड आउट करते हैं, क्या बनती है, ई नॉट हमने फाइंड आउट किया था, दैट वाज इक्वल्स टू ई प्लस पी बाई 3 नॉट ई 1 हमने, अगर हम
क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है P/E0 के इक्वल होती है। E2 जो है वो हमने फाइंड आउट किया था P/3 E0 होती है। ओके इसमें 3 नहीं आता। E+P/E0 आई थी, ये आया है -P/E0। E2 आई थी P/3 E0 और E3 आई है 0। ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर हम उसकी बात करें, अगर क्यूबिक लैटिस है डाइलेक्ट्रिक जो हमने लिया है उसकी, ठीक है, मैंने ऐसा डाइलेक्ट्रिक लिया है जिसका क्यूबिक लैटिस है, तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं। तो ये नेट लोकल फील्ड क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी इन सब का सम। E0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाते हैं, E+P/E0 आई है, ठीक है, प्लस E1 की वैल्यू जो कि आई है -P/E0 प्लस E2 की वैल्यू विच इज़ P/3 E0, ओके, एंड प्लस E3 की वैल्यू विच इज़ 0। तो ये और ये कैंसिल आउट होगी और E लोकल क्या आ गई, E+P/3 E0 आ गई। तो E लोकल हमारे पास आ चुकी है विच इज़ E+P/3 E0, ठीक है, ये लोकल फील्ड आ चुकी है हमारे पास। और हम ये देख सकते हैं कि E इज़ द एवरेज फील्ड जो मटेरियल पे है, और ये E लोकल फील्ड है जो एटम एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये E वो है जो एज अ होल मटेरियल फेस कर रहा है या जनरेट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं लोकल फील्ड एवरेज फील्ड से ग्रेटर है बाय एन अमाउंट P/3 E0, ठीक है, ये E में ऐड हो रही है ना ये क्वांटिटी। तो लोकल फील्ड जो है हम देख रहे हैं कि एटम जो पोलराइजेशन या फील्ड एक्सपीरियंस करता है वो ग्रेटर होती है एवरेज फील्ड के, ओके। और ये लोकल फील्ड है, ये लोकल फील्ड है जो कि है माइक्रोस्कोपिक फील्ड, ठीक है, जो माइक्रो लेवल की फील्ड है जो एक एटम फेस कर रहा है, जबकि कैपिटल ये जो E है ये मैक्सवेल फील्ड है, ये मैक्सवेल फील्ड है जो कि एक एटम एज अ होल एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये रिलेशन बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है, और यही हमारा फाइनल रिज़ल्ट है इस टॉपिक का। तो एक और फ़र्क जो लोकल फील्ड और मैक्सवेल फील्ड में हम ले सकते हैं वो ये है कि मैक्सवेल फील्ड एवरेज फील्ड होती है और ये थ्रू आउट द मटीरियल कांस्टेंट होती है, जबकि जो लोकल फील्ड है ये पीरियोडिक इन नेचर होती है। तो वो इस तरह से कि ये लेट्स से एक एटम है या मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एटम या मॉलिक्यूल है, और ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, और मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देती हूँ, ये ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देती हूँ ये देखने के लिए कि कैसे वेरिएशन होती है एज़ एक एटम से दूसरे एटम तक आप मूव करें तो फील्ड कैसे वेरी कर रही होगी जो वो जनरेट कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो मैक्सवेल फील्ड अगर वो देखी जाए तो वो E होगी और वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। आप एटम की पोजीशन पे देखें या उससे आगे या दूर जाएं या कहीं पे भी हों, वो फील्ड कांस्टेंट ही होगी अगर वो मैक्सवेल फील्ड है विच इज़ E। और लोकल फील्ड की अगर बात करें तो वो वेरी कर रही होगी, और वो कुछ इस तरह से होगी, ये एटम के ऊपर ये एटम की पोजीशन पे मैक्सिमम, और ये इस तरह से होती जाएगी, ठीक है, एटम की पोजीशन पे मैक्सिमम, फिर ये डिक्रीज़ होती जाएगी और करते करते फिर इंक्रीज़ होगी, और ये मैक्सिमम फिर ऐसे, और ये इस तरह से ये फिर पीरियोडिक इन नेचर होती है लोकल फील्ड, जबकि E जो है ये कांस्टेंट फील्ड होती है, ये मतलब कांस्टेंट ही रहती है, चेंज ही नहीं होती। ये स्पेसिफिकली फिगर हम देख सकते हैं जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है बिटवीन लोकल फील्ड और द डिस्टेंस फ्रॉम द एटम,